अच्छा वो उसके लिए दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, बीएसटी में आपका एक प्रश्न आएगा हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत, या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये बात समझिए कि ऐसे बीच में हमने यहां लिखा है कि प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक थे हेनरी फ्योल। कौन थे? हेनरी फ्योल। तो ये आपका हमने इस बोर्ड पे उतने बातों को लिख दिया है मैंने, जिससे आपका 5 से 7 नंबर आपका आ जाएगा अगर इस बात को आप ध्यान रखते हैं। सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप उसका वर्णन आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ हेनरी फ्योल ऊपर में हेडिंग दिया है, और उस हेनरी फ्योल ने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या किया उसका पूरा वर्णन मैंने इस नाम में सीमित कर दिया है। ठीक है, इसमें पॉइंट को आप याद रखते हैं तो आप उसका वर्णन ढंग से कर सकते हैं। पूरे टॉपिक का कोई भी टॉपिक आपको हेनरी फ्योल से संबंधित पूछे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हेनरी फ्योल जो प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक थे, उनका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1841 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो फ्रांस के कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था। नाम थोड़ा भारी है क्योंकि विदेश का नाम है, इंडिया का रहता तो तुरंत याद हो जाता, है ना। तो फ्रांस के कॉन्स्टेंटिनोपल में हेनरी फ्योल जो कि महान विद्वान थे, जिन्होंने प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे, बनाए थे, उनका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रहेगा। आपको ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था? 1841 में हुआ था। कहां हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। 4 देश का ऑप्शन में दे देगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए हेनरी फ्योल ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का जो डिग्री प्राप्त किया था वो 1860 ईस्वी में ग्रेजुएशन किया। इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन पास किया कब? 1860 ईस्वी में। और उन्होंने कोयला खान में, कहां पर जॉब किया था? कोयला खान में इंजीनियर के रूप में 1860 ईस्वी में उन्होंने ज्वाइन किया था काम करने के लिए। ध्यान रहेगा। हेनरी फ्योल ने 1860 ईस्वी में इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएट होकर के कोयला के खान में इंजीनियर के पद पर क्या हुए थे? नियुक्त हुए थे। रहेगा ध्यान। आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हेनरी फ्योल ने किस ईस्वी में इंजीनियर से ग्रेजुएशन पास किया था? 1860 ईस्वी में। या कोयला खान में इंजीनियर के रूप में कब नियुक्त हुए थे? तो 1860 ईस्वी में। ध्यान रखना है। उसके बाद वो उसी कंपनी में, कंपनी का प्रबंधक के रूप में यानी मैनेजर के रूप में 1872 ईस्वी में उन्होंने मैनेजर के रूप में नियुक्त हुए थे। पहले इंजीनियर थे, उसके बाद उन्होंने प्रमोशन प्राप्त करके प्रबंधक बन गए। कब? 1872 ईस्वी में। आया बात समझ में। और उसके बाद फिर वह काम के रूप में जब उन्होंने लगातार काम करते रहा प्रबंधक के रूप में, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, प्रबंध संचालक, उनके रूप में 1888 ईस्वी में उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पर प्रमोशन उनको मिल गया था। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? उसके बाद ध्यान दीजिए, जब उन्होंने जो प्रबंधक के रूप में जब इंजीनियर तो थे ही, प्रबंधक के रूप में जब उन्होंने काम किया तो प्रबंध से संबंधित बहुत सारे समस्याओं का उन्होंने मतलब जानकारी प्राप्त की कि किन किन कारणों से ये समस्याएं उत्पन्न होती है। मैनेजर के रूप में जब उन्होंने काम किया तो उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उस समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी, एक पुस्तक उन्होंने लिखे। उस पुस्तक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्या नाम था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हेनरी फ्योल ने किस पुस्तक को लिखा था, रचना किया था। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कब लिखा था? तो 1916 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1916। ध्यान रहेगा बात। और वो पुस्तक जो उन्होंने लिखा था सबसे पहले 1916 ईस्वी में, तो वो फ्रेंच भाषा में किताब लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे?
ध्यान रहेगा बात, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और उस किताब का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ उसका। वो अनुवाद कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, यानी उनके मृत्यु होने के बाद। उनका मृत्यु देखिए हमें यहाँ लिखा है, उनका मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गया था। और उसी बुक का इंग्लिश में जो अनुवाद हुआ था कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रहेगा ये बात। अब चलिए, फिर उन्होंने जब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे तो उन्होंने 1918 ईस्वी में क्या हो गया? उनका अवकाश हो गया, यानी वो रिटायर कर गए। हर आदमी का शारीरिक अवस्था जब ढल जाता है तो आदमी की काम करने की कैपेसिटी समाप्त हो जाता है। हम आप अभी युवा हैं तो दिन रात मेहनत कर सकते हैं, 8 घंटे के बदले 10 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन जब वही शारीरिक अवस्था ढल जाती है तो आदमी 2 घंटे भी काम नहीं कर पाता है। तो जैसे 60-65 साल होने के बाद आदमी क्या हो जाता है? रिटायर कर जाता है, होता है ना। तो वैसे ही उन्होंने उस कंपनी से क्या हो गया? रिटायर हो गए। कब? तो 1918 ईस्वी में रिटायर हो गए। क्लियर। और 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? और मृत्यु के समय वो क्या कर रहे थे? ध्यान दीजिए, मृत्यु के समय भी वो क्या करते थे? तो फ्रांसीसी तंबाकू उद्योग का संगठन संबंधी अनुसंधान कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे वो तंबाकू से रिलेटेड। ठीक है, तो वो फ्रांसीसी तंबाकू उद्योग, आया बात समझ में? उसका जो संगठन था उससे संबंधित वो रिसर्च कर रहे थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन काल में प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन थे? हेनरी फ्योल। आपको यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया था? तो हेनरी फ्योल। या इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है कि हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के कौन से सिद्धांत दिए गए थे? तो प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत दिए गए थे। आया बात समझ में? ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है ये बात। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत 2 प्रकार के हैं, एक प्रशासनिक प्रबंध और एक है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत FW टेलर ने दिया था, उस पर भी एक टॉपिक होगा हम लोगों का। ठीक है, आगे होगा। अभी प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक प्रबंध के जो सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे? हेनरी फ्योल। उन्होंने उस पूरे सिद्धांत को कितने भागों में बांट दिया था? 14 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था? 14 भागों में, यानी प्रशासनिक प्रबंध के 14 गो सिद्धांत दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है ये 14 सिद्धांत आपको इसमें दिया हुआ है, हमने लिख दिया है एक लाइन से 14 सिद्धांत, और इस पर हम लोग अभी चर्च करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, तो ये 14 सिद्धांत से संबंधित भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए थे? तो 14 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? देखिए, तो पहला सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था? कार्य विभाजन का सिद्धांत। क्या दिया था? कार्य विभाजन का सिद्धांत। अगर आपको यह याद रहता है कार्य विभाजन का सिद्धांत, तो डील आप अपने मन से लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, कार्य विभाजन का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास बड़ा काम है, उस काम को हम लोग छोटे छोटे कामों में क्या कर ले? बांट ले। एक संगठन में बहुत सारे सदस्य होते हैं। संगठन के बारे में भी पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं उसमें पहला नियोजन बताया था, दूसरा संगठन बताया था ना। तो संगठन का मतलब होता है कि कई व्यक्तियों का एक समूह, एक ग्रुप, जो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। एक दूसरे को सहयोग करके किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वो संगठन कहलाता है ना। तो संगठन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अब कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा? अब एक काम पर सब आदमी एक साथ काम करने लगेगा, एक ही काम को, तो फिर वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या किया गया है? हेनरी फ्योल ने क्या किया? तो जो भी बड़ा सा काम है उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया? बांट दिया, और अलग अलग व्यक्ति को अपना अलग अलग काम क्या कर दिया? सौंप दिया।
इससे क्या होता है, तो व्यक्ति में कार्य कुशलता बढ़ता है। अगर कोई एक व्यक्ति एक ही काम भर दिन करेगा तो उस काम को करने में वो निपुण हो जाएगा, है ना। अभी छोटे मोटे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। आप कभी YouTube पर सर्च कीजिएगा मोबाइल कैसे बनता है, ठीक है, तो आप देखिएगा एक साथ बहुत सारे कर्मचारी बैठे रहते हैं एक साथ, और एक लाइन से, मतलब कोई जो है वो मेमोरी कार्ड लगाने वाला नहीं होता है, पिन लगा के खोलते हैं, कोई वो सेट करेगा, कोई टच सेट करेगा, कोई बैटरी लगाएगा, कोई उसमें अलग अलग पार्ट्स है वो लगाते जाता है। तो एक ही व्यक्ति सब काम नहीं करता है, सबका अपना अलग अलग काम बांटा होता है ना। जैसे मान लीजिए भी नॉर्मली एक हम लोग बेंच का निर्माण कराना चाहते हैं। मान लीजिए हमने ये सोचा है कि हमको एक दिन में 100 बेंच बनाना है। कितना बेंच बनाना है? 100 बेंच डेस्क बनवाना है। मान लीजिए मैंने सोचा, हमने क्या किया, तो 10 बढ़ई को रखा है, बढ़ई जो लकड़ी पर काम करता है, 10 बढ़ई को रखा है। अब सबको बोलेंगे कि भाई अपना अपना तुम बेंच बनाओ, उसको ज्यादा परेशानी होगा। तो क्या करेंगे, 10 बढ़ी है ना, 10 बढ़ी को अलग अलग काम सौंप दिया मैंने। क्या, तो तुम सिर्फ पौवा बनाएगा, पैर, तुम सिर्फ पैर बनाओगे, कोई सिर्फ पाइस बनाएगा, कोई सिर्फ तख्ता का सेटिंग करेगा, कोई उसको फिटिंग करने का काम करेगा। आया बात समझ में? कोई कील ठोकेगा, आया बस में, और कोई जो है तो रंदा दे करके मिला लेगा अच्छा से, छिलता है। तो मान लीजिए अगर सबको अलग अलग काम सौंप दे तो हर बढ़ई जो है अपने अपने कार्य में कार्य कुशलता हासिल कर लेगा। उसको खाली बैठ के, मान लीजिए कोई अगर एक बार बैठ गया तो वो बैठे बैठे खाली पौवे बनाएगा ना, उसको उठने की जरूरत नहीं है। सेटिंग करने के लिए उठना पड़ेगा कि नहीं उठना पड़ेगा, तो 100 बार चढ़े उठेगा बैठेगा, उसी में उसको बहुत सारा टाइम पास हो जाएगा। कोई खड़े खड़े क्या करेगा, तो पौवा सेट करके उस पर तख्ता दे करके रंदा मार के कोई कील ठोकेगा फटाफट, उसको भर दिन कीले ठोकना है कि नहीं? समझ में आया बात? तो एक काम को अगर हम छोटे छोटे कामों में बांट दें और हर काम अलग अलग व्यक्ति को सौंप दें तो हर व्यक्ति कार्य करने में कुशल भी होगा और कार्य करने में तेजी भी आएगा। आया बात समझ में? तो उन्होंने क्या किया, तो पहला सिद्धांत दिया कार्य विभाजन का सिद्धांत। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, इस दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, मतलब एक दूसरे के बिना दूसरा अधूरा है। हम आपको कोई काम करने का अगर अधिकार देते हैं तो हम आपको उत्तरदायित्व भी देते हैं कि आपको वो काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है। हम आपको सीधे कर देंगे कि भाई आपको काम करना है और काम करने का अधिकार नहीं देंगे तो आप काम क्या कीजिएगा। आया बात समझ में? तो वही कहा है कि हम जो कार्य विभाजन किए और हर काम अब अलग अलग व्यक्ति को काम करने का अधिकार देंगे तब ना वो व्यक्ति काम करने का उत्तरदायित्व भी लेगा। तो बिना अधिकार का उत्तरदायित्व कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई काम करने के लिए मिला तो आपको पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि मैं ये काम अपने तरीके से ढंग से कर सकता हूं, तब हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब उसका उत्तरदायित्व लेंगे कि भाई ठीक है हम अपने तरीके से काम करेंगे, तब हम उत्तरदायित्व भी लेंगे। बिना अधिकार का उत्तरदायित्व कोई नहीं लेगा। आया बात समझ में? तीसरा अनुशासन का सिद्धांत, डिसिप्लिन। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सुने होइएगा। अगर आपको काम करने के लिए दिया जाए तो आपका भी ये अधिकार बनता है कि आप सही अनुशासन का पालन करते हुए काम करें, मनमानी ना करें। जो मन होगा वो करेंगे, कौन क्या कर लेगा, तब कुछ नहीं होगा। हमको जो मन होगा वो करेंगे तब कुछ हो सकता है। काम को जब तक डिसिप्लिन तरीका से नहीं कीजिएगा तब तक काम अच्छी तरीका से नहीं हो सकता है। अभी आप बैच में पढ़ने आए हैं और बैच में यदि अनुशासन का पालन न करें तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। कुछ सीख पाइएगा? नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अनुशासन के अनुसार ही काम होना चाहिए। जिसको जो काम मिला अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम करे, वही अनुशासन होता है। ठीक है, उसके बाद है आदेश की एकता। कौन चीज? आदेश की एकता। अब इस पर ध्यान दीजिए, आदेश की एकता क्या होता है। मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूं,
तो एक संस्था में एक मैनेजर भी होता है, एक सुपरवाइजर भी होता है, एक उसका जो सेक्रेटरी होता है वो भी होता है, बहुत सारा होता है। वर्कर भी बहुत सारे होते हैं, लेबर टाइप के जो काम करने वाले होते हैं वो भी बहुत अलग अलग होते हैं ना। मान लीजिए मैनेजर भी आके कहेगा तुम फलना काम इस तरीके से करो, ठीक है। उधर से सुपरवाइजर आया, क्या कर रहे हो तुम, इस तरीके से करो, वो कुछ दूसरा काम उसको काम करने के लिए बोल देगा। सेक्रेटरी आएगा, वो दूसरा काम करने के लिए बोल देगा। तो कर्मचारी क्या करेगा, किसका बात पालन करेगा, किसका नहीं करेगा, समस्या होगा ना। इसीलिए कहा गया है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको आदेश जो मिलना चाहिए, एक बार में एक ही अधिकारी से उसको आदेश मिलना चाहिए, न कि ज्यादा अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अब एक आदमी को दो आदमी काम करने का ऑर्डर दे देगा तो वो किसका करेगा, उसका करेगा तो दूसरे का दिल टूटेगा, उसको करेगा दूसरा, मतलब किसी एक का अगर दिल टूटेगा तो उस पर भारी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो डर तो उसके दिमाग में है, हर नीचे वाले कर्मचारी को ऊपर वाले कर्मचारी का प्रेशर रहता है दिमाग में, वो अपने से ऊपर वाले को खुश करके रखना चाहता है ताकि उसके काम करने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। अगर एक बार में दो या दो से अधिक अधिकारी का उसको ऑर्डर मिल गया तो वो बेचारा पगला जाएगा कि नहीं, टेंशन में आ जाएगा, किसका करे न करे। इसीलिए आदेश की एकता होनी चाहिए कि एक बार में एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी का क्या होना चाहिए, आदेश मिलना चाहिए। तो ये होता है आदेश की एकता। तो ये जो टॉपिक समझा रहे हैं अपने मन से उसका आप दिल लिख सकते हैं ना, कि दिक्कत होगा ठीक। उसके बाद है निर्देश की एकता। कौन चीज, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता। ये निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन, मतलब काम करने के तरीकों को समझाना बताना, काम करने के तरीकों को बताना। मैं कहूंगा आपको कि आप फलाने तरीके से इस काम को कीजिए, कोई दूसरा आके बोल देगा उस तरीका से क्या करते हो, फलाना तरीका से करो, दूसरे तरीका बता देगा। अब कर्मचारी क्या करेगा, किसका बात मानेगा, वही बात हो गई ना आदेश की एकता वाली। तो आदेश वाला में तो था कि ऑर्डर एक ही आदमी से मिलना चाहिए, यहाँ है डायरेक्शन भी एक ही आदमी से मिलना चाहिए, दो तरह से डायरेक्शन मिल रहा है। है ना। अगर मान लीजिए ढलैया वाला रोड का निर्माण हो रहा है, मान लीजिए उसमें जो मजदूर है, कोई आके दूसरा आदमी बोल दिया कि 6 टिन बालू में 5 टिन गिट्टी और 2 टिन सीमेंट दो, मान लीजिए बोल दिया, और उसी में कोई दूसरा आके बोल दिया कुछ दूसरा, उसका कैलकुलेशन कर दिया कि 5 टिन ये दो, 6 टिन वो दो, 1 टिन सीमेंट दो, जिससे क्या हो, ज्यादा फायदा हो जाए। सीमेंट कम दो क्योंकि खर्चा उसमें ज्यादा कीमत होता है ना। गिट्टी कम दो, बालू ज्यादा भर दो, रोड कमजोर हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर दो आदमी, जो उसका सुपरवाइजर है, 2 आदमी अलग अलग तरीके से अगर उसको आदेश निर्देश दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, फलाने तरीके से करो, तो फिर कर्मचारी को दिमाग में क्या चलेगा, किसका बात करे किसका बात नहीं करे, तो दिमाग में टेंशन ज्यादा आएगा, कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि कर्मचारियों को एक बार में एक ही अधिकारी से डायरेक्शन भी मिलना चाहिए, आदेश भी एक ही से मिलना चाहिए, डायरेक्शन भी एक ही से मिलना चाहिए। समझ में आ रहा था। उसके बाद है सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग। सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग, ये क्या होता है आप समझिए। मान लीजिए हम लोग एक चिमनी के भट्ठे में काम कर रहे हैं, तो चिमनी के भट्ठों के लिए कोयले की जरूरत होता है ना, कोयला की जरूरत। हम लोगों के गांव घर में भी चिमनी का भट्टा कहीं ना कहीं मिलता है, वो कोयला मंगाता है, ट्रक का ट्रक कोयला आता है ना। मान लीजिए हम एक मैनेजर हैं, हम किसी कोयला भट्टा में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा भाई एक कोयला का डिपो चलाता है, कोयला का बिजनेस करता है। मार्केट में हमको 5 रुपए किलो कोयला मिल रहा है और मेरा भाई हमको 6 रुपए किलो कोयला दे रहा है। तो एक संस्था के हित में हमको किससे कोयला खरीदना चाहिए, बाजार से खरीदना चाहिए कि भाई से खरीदना चाहिए। अरे भाई से खरीदेंगे तो 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है हमको, वो भी पैसा तो मेरे ही घर आ रहा है, वो भी पैसा कहाँ आ रहा है, मेरे ही घर आ रहा है। अगर हम मार्केट से खरीदते हैं, सुनिए,
अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो 5 रुपए कोयला मिल रहा है, मेरा पैसा तो नहीं जा रहा है, पैसा तो भाई संस्था का जा रहा है, मालिक का जा रहा है, हम भी तो मैनेजर हैं, है। और मेरा भाई 6 रुपए किलो कोयला दे रहा है, अगर हम अपने भाई से लेंगे, मान लीजिए 1000 किलो लेंगे तो 1000 रुपया तो हमारे घर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको फायदा किस में है? अपने भाई से लेने में ना। सर ईमानदारी, लेकिन ईमानदारी कहाँ जाएगा? हमको अपने हित में नहीं सोचना है, हमको किसके हित में सोचना है? संस्था के हित में सोचना है। तो यही बात कहा गया है यहाँ, सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग करना चाहिए। कि हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, हम अपने संस्था के हित में सोचेंगे, ना कि हम अपने व्यक्तिगत हित में सोचेंगे। आया बात समझ में? तो सामान्य हित के अधीन व्यक्तिगत हित होना चाहिए, यानी सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग करना चाहिए। आया बात समझ में? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों को पारिश्रमिक टाइम पर मिल जाना चाहिए। अब आप सोचिए, जो लेबर टाइप का आदमी होता है, जो दैनिक मजदूरी करता है, अगर वो सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करता है और 5 बजे अगर उसके जेब में पैसा नहीं आया तो उसका मन छोटा होगा कि नहीं होगा? उसको काम करने में मन लगेगा? मन नहीं लगेगा। इसीलिए कहा गया कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक उसके टाइम पर मिल जाना चाहिए, उसके मुंह खोलने से पहले उसका मजदूरी उसको मिल जाना चाहिए, ताकि वो मजदूर बढ़िया से काम कर सके। वही बात आप लोगों को भी समझाते हैं, मास्टर साहब को पैसा टाइम पर दे दिया कीजिए, है ना, ताकि मास्टर साहब भी मन से क्या कर सके? पढ़ा सके। महीना 2 महीना में एक बार पैसा दीजिएगा तो भूखे मर जाएगा ना मास्टर साहब, है कि नहीं है? चलिए ध्यान दीजिए। वही है, कर्मचारियों को पारिश्रमिक जो है वो टाइम पे मिल जाना चाहिए, ताकि मजदूर भी ईमानदारी से काम कर सके, कर्मचारी ईमानदारी से काम कर सके। अब कोई सैलरी पर काम करता है, भर महीना काम करता है, और उसको महीना लगने के बाद, अरे हर आदमी को ना जरूरत है पैसा का, पैसा की जरूरत सबको है। अब मान लीजिए 10 तारीख को किसी को सैलरी मिलने वाला रहता है, तो वो आदमी 10 तारीख से पहले सोच के चलता है कि 10 तारीख को हमको क्या क्या करना है, किस किस को देना है। और 10 तारीख को यदि उसको टाइम पर पैसा ना मिले तो आदमी का सारा सोचा समझा क्या चला जाएगा, पानी में जाएगा ना। अगर वो किसी को, मान लीजिए किसी को गछा रहेगा कि भाई 10 तारीख को हम तुमको पैसा दे देंगे, और उसको 10 तारीख को सैलरी ना मिले, और 11 तारीख को जो उससे कोई मांगने आएगा तो बेइज्जती होगा कि नहीं होगा उसको? आया बात समझ में? तो इसीलिए कहा गया है कि उसको टाइम पर क्या मिल जाना चाहिए? पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, समझ में आ रहा है बात? ज्यादा नहीं ना हो रहा है, टॉपिक तो कम से कम खत्म करना ही पड़ेगा ना। देखिए, उसके बाद है केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण। ये केंद्रीयकरण क्या है और ये विकेंद्रीयकरण क्या है, उस पर बारीकी से ध्यान दीजिए। आप अपने एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिए, कॉलेज, समझाने के लिए। कॉलेज में आप लोग देखे होइएगा, कॉलेज में अलग अलग विभाग होता है। साइंस विभाग अलग होता है, कॉमर्स विभाग अलग होता है, आर्ट्स विभाग अलग होता है। ऑफिशियली काम जो होता है, जहाँ किरानी सब बैठता है, लेन देन एडमिशन होता है या रसीद कटता है, जो कुछ भी होता है उसका अलग विभाग होता है। पुस्तकालय का विभाग अलग होता है ना, लाइब्रेरी अलग होता है ना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। लेकिन सबका हैंडल किसके पास होता है? प्रिंसिपल के पास। सबका हैंडल किसके पास होता है? अच्छा, तो ये प्रिंसिपल जो हो गया वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, केंद्रीयकरण हो गया, केंद्र में हो गया। आया बात समझ में? अब आर्ट्स विभाग है तो आर्ट्स विभाग का भी कोई ना कोई हेड होगा, साइंस विभाग का भी कोई ना कोई हेड होगा, कॉमर्स विभाग का भी कोई ना कोई हेड होगा, स्पोर्ट्स विभाग का भी कोई ना कोई हेड होगा, लाइब्रेरी का भी कोई ना कोई हेड होगा। सबका अपना अलग अलग हेड है। अपने अपने विभाग में काम होगा तो वो उसका हेड करेगा, ठीक है? तो वो हो गया विकेंद्रीयकरण। वो क्या हो गया? विकेंद्रीयकरण। सबका अपना अपना अलग अलग विभाग है, लेकिन हर एक विभाग अपने टॉप में आकर कौन होगा? केंद्रीयकरण होगा ना। वो उसके पास रिपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? आया बात समझ में? जैसे अभी आप देख लीजिए, मान लीजिए भारत देश, भारत देश का जो हेड है प्रधानमंत्री, वो सेंट्रलाइज हो गया। चीफ मिनिस्टर जो अपना अलग अलग है वो विकेंद्रीयकरण हो गया।
हर चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है ना, कि नहीं करता है? तो यही आता है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में। अब हर चीज में देखिए, हर चीज में एक केंद्रीयकरण एक विकेंद्रीयकरण है। आप एक पंचायत चुनाव ले लीजिए, पंचायत होता है ना, पूरा पंचायत का हेड मुखिया हो गया, तो मुखिया केंद्रीयकरण हो गया, और वार्ड सदस्य जो है अलग अलग, वो हो गया कौन चीज, विकेंद्रीयकरण में आ गया। आ रहा है बात समझ में? अब जिले में ले लीजिए, तो जिला में जो कलेक्टर है वो केंद्रीयकरण में आ गया, और बीडीओ जो है अलग अलग ब्लॉक में वो विकेंद्रीयकरण में आ गया। आ रहा है बात समझ में? तो ये होता है केंद्रीयकरण विकेंद्रीयकरण। किसी भी विभाग में यदि काम होता है, किसी भी संस्था में जो काम होता है, उसका कोई ना कोई एक हेड होता है ना, तो वो जो हेड होता है वो केंद्रीयकरण में आ गया, और वो हेड जो अपना अलग अलग काम करने के लिए आदमी को रखा हुआ है कि भाई फलना विभाग का तुम देखो, फलना विभाग का काम तुम देखो, अलग अलग विभाग बांट दिया, तो वो अलग अलग विभाग का जो एक विभागाध्यक्ष होता है वो विकेंद्रीयकरण में आ गया। आ रहा समझ? सोपान श्रृंखला, अगला सिद्धांत क्या है? ये सोपान श्रृंखला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एक संस्था में टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक सब है काम करते हुए, मतलब उच्च अधिकारी से लेकर के बीच में भी बहुत सारे अधिकारी होता है, और नीचे काम करने वाला, नीचे सबसे नीचे काम करने वाला भी कर्मचारी होता है। तो हर एक का एक दूसरे से डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए, ये होता है सोपान श्रृंखला। क्या? अब मान लीजिए जो नीचे काम करने वाला मजदूर है, अगर उसको कोई समस्या आएगा तो वो किसके पास पहुंचे? मान लीजिए वो वार्ड सदस्य है सबसे नीचे, और वार्ड सदस्य को कोई समस्या है तो क्या वो प्रधानमंत्री के पास जाता है? वो किससे संपर्क करता है? मुखिया से। मुखिया किससे? बीडीओ से। बीडीओ कलेक्टर से। कलेक्टर चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर देखिए एक दूसरे के साथ संपर्क बना ना सबका, नहीं बना, नहीं तो ये संपर्क होना चाहिए। किससे? एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए, इन्हें एक बार वहां से वहां तक। अगर आपके घर में बिजली कटता है तो आप कहाँ जाते हैं? सीधे पावर हाउस पहुंचते हैं कि बिजली ऑफिस पहुंचते हैं? उसको कहिएगा भाई मेरा बिजली खराब हो गया है, ऐसा नहीं काम करता है कि सीधे पावर हाउस पहुंच जाइएगा, जहाँ है वहां पहुंच जाइएगा, वहां तो नहीं होता है। तो हर आदमी को, हर आदमी से ऊपर वाले कर्मचारी से उसका क्या होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए, सीधा संपर्क होना चाहिए। ये बताता है सोपान श्रृंखला। आया बात समझ में? ये जो एक चेन होता है, चेन देखे है ना, एक दूसरे से सब जुटा हुआ रहता है, इससे नहीं जुटल रहता है, अपने नजदीकी वाले से जुटल रहता है। दूर वाले से जुटता है तो फिर चेन में लगेगा जैसे जोड़ हो गया दूसरे टाइप का, है ना? एक दूसरे के साथ मान लीजिए जैसे ये बना है तो ऐसे ना चेन बनता है कि नहीं बनता है? और ये अगर इससे डायरेक्ट मिल जाएगा या ये अगर इससे डायरेक्ट मिल जाएगा तो देखने में खराब लगेगा ना। तो सोपान श्रृंखला कहता है कि हर कर्मचारी को अपने से ऊपर वाले से संपर्क, सीधा संपर्क रहना चाहिए कि कोई समस्या हो तो वो ठीक अपने ऊपर वाले को बता सके। आया बात समझ में? तो ये होता है सोपान श्रृंखला। व्यवस्था एवं क्रमबद्धता। व्यवस्था से आप लोग पूर्व परिचित हैं कि कोई भी काम करने से पहले उस काम से संबंधित जो चीज की जरूरत होती है उसकी व्यवस्था होना चाहिए, और व्यवस्था में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी किसके बाद कौन काम होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए। ठीक, अब कहिएगा सर इस पर एक एग्जाम्पल दीजिए। अभी शादी विवाह का समय चल रहा है, लगन चल रहा है ना। आपके मान लीजिए आपके यहाँ शादी है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई बाराती आया तो आप क्या सब एडजस्ट करते हैं, व्यवस्था करते हैं, और उसका क्रमबद्धता क्या होता है समझ लीजिए। आप जब ये बाराती पहुंचता है आप तुरंत पानी लेके पहुंच जाते हैं स्वागत के लिए। पानी के बाद आप क्या करते हैं तो उसको ठंडा स्प्राइट पिलाते हैं। स्प्राइट पिलाने के बाद आप उसको एक प्लेट में नाश्ता ला कर देते हैं। नाश्ता के बाद फिर पानी देते हैं ना, और पानी के बाद फिर चाय का देते हैं, चाय पिलाते हैं। ठंडी गरम या ठंडा चाय तो होबे करता है, ठीक है। चाय पिलाते हैं, सुन लीजिए इसकी व्यवस्था और क्रमबद्धता की बात करते हैं। अब चाय पिलाते हैं,
चाय पिलाने के बाद थोड़ा देर के बाद आप उसको खाने पर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो जो जो चीज आपने व्यवस्था किया वो तो आपका व्यवस्था है, और सही तरीके से दिया तो ये क्रमबद्धता है। अगर मान लीजिए इसी व्यवस्था को आप दूसरे तरीका से करें, जब ये पहुंचा तभी उसको प्लेट देकर खाना खिला दीजिए भर के, और खाना खिलाने के तुरंत बाद उसको स्प्राइट पिलाइए, ठीक है, स्प्राइट पिलाइए, उसके बाद पानी पिला दीजिए, फिर तुरंत चाय दे दीजिए, तुरंत चाय दे दीजिए, और सबसे अंत में जाने टाइम में उसको प्लेट में नाश्ता दे दीजिए, कहीं आप जाइए तो कैसा लगेगा व्यवस्था? अच्छा लगेगा। देखिए है सब कुछ, व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन उसका क्रमबद्धता गड़बड़ा गया तो लोग क्या कहेगा? 10 तरीके बेकार था वहां व्यवस्था, यही कहेगा ना। तो किसी भी संस्था में जो हम काम करते हैं, तो काम करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, सबसे पहले वो देखना है क्या चीज चाहिए। उसकी पहले तो आप व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद किसके बाद किसका क्रम होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ये कहता है कि व्यवस्था एवं क्रमबद्धता भी एक सिद्धांत है। आया बात समझ में? क्षमता का सिद्धांत, क्षमता का सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, सब मेरा ही स्टूडेंट है, किसी को ज्यादा मानेंगे, किसी को कम मानेंगे, किसी को ज्यादा पढ़ाएंगे, किसी को कम पढ़ाएंगे, तो आप क्या कहिएगा? सर दुनतिया है, दूसरे को ज्यादा मानता है, इसको कम मानता है, वो पूछता है तो उसको बताता है, वो पूछता है तो उसको नहीं बताता है, तो क्या कहिएगा? सर बेईमान है, कहिएगा ना। तो एक संस्था में जितने भी कर्मचारी या जो भी काम करते हैं, तो एक मैनेजर को होना चाहिए कि सबके साथ समता की भावना होनी चाहिए, सबके साथ समान भावना होनी चाहिए, इन्हें किसी को ज्यादा वैल्यू करे, किसी को कम करे, किसी को ज्यादा बेइज्जती कर दे, किसी को नहीं करे, किसी को ज्यादा माने, तो वो क्या कहेगा? वो कर्मचारी के मन में क्या आ जाएगा? खटास आ जाएगा कि सर बेईमानी कर रहे हैं, होगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि एक संस्था में जितने भी सदस्य हो, एक दूसरे के साथ सब में समता की भावना होनी चाहिए, एक समान सबसे प्रेम होना चाहिए। ये कहलाता है क्षमता की भावना, जो प्रबंध का क्या है? सिद्धांत है। देखिए जितना बात अभी बताया, अगर लिखिएगा तो 5-7 पन्ना में नहीं भरेगा, उससे भी आगे चल जाएगा, है ना। हाँ, इसको आप देखिए, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में रटंत विद्या कुछ नहीं है। हर टॉपिक को यदि आप खिस्सा की तरह समझ लीजिएगा तो फिर आप तेज हो जाइएगा। आया बात समझ में? तो फिर आगे है कर्मचारी में अस्थायित्व। कर्मचारी में ये अस्थायित्व का मतलब क्या है? अब आप ध्यान दीजिए, एक संस्था में मान लीजिए काम करता है, वो संस्था मान लीजिए पूरे देश स्तर पर का है, जैसे भी SBI ब्रांच है, मान लीजिए SBI बैंक है ना, तो बैंक में मान लीजिए कोई मैनेजर है यहाँ, या कोई कर्मचारी बाबूगढ़ी मधुबनी में है, अभी उसको 2 महीना पर हम यहाँ से फिर दरभंगा ट्रांसफर कर देंगे, तुरंत मुजफ्फरपुर ट्रांसफर कर देंगे, तुरंत वहाँ, अगर वो उसको महीने महीने ट्रांसफर होता रहेगा तो वो कहीं ठीक से काम कर पाएगा? किसी माहौल में जाने पर उसको अपना एडजस्ट करने में भी उसको टाइम लगता है। आया बात समझ में? अगर वो तुरंत ट्रांसफर होता रहेगा तो वो फिर काम क्या करेगा? सही तरीके से वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा अपने आप को कहीं पर। आया बात समझ में? तो इसीलिए कहा गया है कि कर्मचारियों में अस्थायित्व होनी चाहिए, उसके कार्यकाल में निरंतरता होनी चाहिए, कि वो लगातार कहीं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक काम करे। तो मान लीजिए 6 महीना उसको एडजस्ट करने में लगेगा, 6 महीना के बाद वो बेहतरीन काम कर सकता है ना। तो इसीलिए कर्मचारियों में क्या होनी चाहिए? अस्थायित्व होनी चाहिए। ठीक है। अगला है पहल क्षमता। पहल क्षमता का मतलब होता है आगे बढ़ने की कैपेसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आगे बढ़ने की। जो एक प्रबंधक होता है, उस प्रबंधक को अपने आप में आगे बढ़ने की कैपेसिटी होना चाहिए कि हम आगे बढ़ के जो निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि होगा। इन्हें वो हमेशा लोग से पूछता रहेगा क्या करे भाई, क्या करे भाई, तो वो ठीक से कुछ कर पाएगा? उसमें निर्णय लेने की भी ये क्षमता होनी चाहिए, और उसके लिए उसको आगे बढ़ने की क्षमता जरूरी है। तो ये है पहल क्षमता का मतलब कि उसमें अगुवाई करने की क्षमता होनी चाहिए। किसमें? प्रबंधक में, क्योंकि ये प्रबंध का सिद्धांत है। आया बात समझ में? उसके बाद है सहयोग की भावना। सबसे लास्ट सिद्धांत क्या है? सहयोग भावना। सहयोग की भावना मतलब एक संस्था में जितने भी कर्मचारी काम करेंगे,
सब में एक दूसरे में सहयोग की भावना होनी चाहिए कि हम आपको सहयोग करें, आप हमको सहयोग करें। आपके काम में जो दिक्कत होगा वो हमसे अगर ठीक होने वाला था हम ठीक करेंगे, अगर हमें कोई समस्या हुई तो आप ठीक करें, अगर आपके बस की बात है तो, है ना। अगर संस्था में अगर कर्मचारियों में ही मनमुटाव हो मन में, वो उसको देखना नहीं चाहेगा, वो हमको देखना नहीं चाहेगा, तो क्या होगा? संस्था का वाट लगेगा, संस्था का वाट लग जाएगा, लगेगा ना। क्यों? क्योंकि हम सब लोग मिलके तो संस्था के लिए काम कर रहे हैं। अरे व्यक्तिगत झगड़ा है तो घर पर फरिया लेना भाई। संस्था में एक दूसरे के साथ क्या करो, मिलकर काम करो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। ये है आपके हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों का वर्णन। अगर आप इतना ध्यान रखिएगा तो फिर आपको 5 से 7 नंबर जरूर मिल जाएगा। सिर्फ इतना याद रखिए। 10 पेज में सर 5 है, 7 नंबर। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी इसमें आपको हो सकता है 2-4 ऑब्जेक्टिव पूछ दे, 2 या 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछ दे। फिर 2 नंबर में कह देगा कि हेनरी फ्योल के कम से कम 2 या 3 सिद्धांत को लिखिए, या 4-5 नंबर में पूछ देगा हेनरी फ्योल के किन्हीं 5 सिद्धांतों का वर्णन करें। कोई 5 सिद्धांत का वर्णन करें, कीजिए। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अगर YouTube पर अच्छा लगे आपका वीडियो तो कर लीजिएगा, जो आप जानते हैं, लाइक शेयर